सो हेलो टू ऑल द यंग फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं वीटी के एकेडमी के लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस करा था टॉपिक मोशन इन अ प्लेन, जहां पर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करे थे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वैसे तो इस टॉपिक से ज्यादातर स्टूडेंट्स फेमिलियर होते हैं क्योंकि 10th तक भी बहुत सी चीजें इस चैप्टर की लोगों ने पढ़ी होती हैं, बल्कि कई लोगों को तो न्यूटन्स लॉज याद होते हैं, बाय हार्ट होते हैं। लेकिन फिर भी देखा गया है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस में लोगों को काफी प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, और लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। उसका रीजन ये है कि लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। कुछ डेफिनेशंस और वो सब लोगों ने याद तो कर ली होती हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लोगों के क्लियर नहीं हो पाते हैं। मेरा मकसद, मेरा पर्पस, मेरा एंडेवियर इस एजुकेशनल चैनल को स्टार्ट करने का यही है कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में मदद कर सकूं। तो चलिए हम लोग अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझते हैं, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम इस पे कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स भी करेंगे। आप मेरे साथ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप सोल्यूशन देखें, मेरे साथ प्रॉब्लम्स करें और उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें कि आपको इस टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस हो। तो चलिए बगैर देरी करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहला स्टेटमेंट वो ये है कि फोर्स जो है वो बेसिक कॉज ऑफ मोशन है। अगर कहीं भी आपको मोशन नजर आ रहा है, मूवमेंट है, उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स है। कहीं पर आपको दिखेगा फोर्स, और कहीं हो सकता है आपको फोर्स नहीं दिखे। लेकिन अगर मोशन है तो फोर्स होना जरूरी है। अब इसकी कुछ डे टू डे एग्जांपल्स लेते हैं। आपको यहां पर ये नजर आ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी मोशन है, ठीक है। और आपको इसका कॉज भी नजर आ रहा है। इसका कॉज है कि ये जो लड़का है, ये बच्चा है, ये उसे पुश कर रहा है, तो इस पर ये फोर्स लगा रहा है पुश की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ पुश। इसी तरह से यहां पर यही ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और आपको कॉज भी नजर आ रहा है कि ये बच्चा इसे खींच रहा है, एक रस्सी से पुल कर रहा है। तो यहां पर ये जो हमारा मोशन है, दोनों मोशन, इनमें फोर्स है, एक जगह पुश है और एक जगह पुल है। लेकिन हो सकता है कहीं पर हमको फोर्सेस नजर ना आए, लेकिन मोशन नजर आए। जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये मोशन तो नजर आएगा। अगर आप स्पेस पे जाए तो आपको अर्थ रोटेट करती हुई नजर आएगी। तो इसके पीछे भी फोर्स है। बगैर फोर्स के ये चीज नहीं हो सकती। आपको फोर्स नजर नहीं आएगा, वो बात अलग है। तो चाहे अर्थ का रोटेशन हो या अर्थ का रेवोल्यूशन हो, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसके पीछे भी फोर्स है। या इवन जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट में है, तो ये भी मूव कर रहे हैं, यहां पर मोशन है, इनके पीछे भी फोर्स है। बल्कि ये तो हम आगे के चैप्टर्स में ये सब पढ़ेंगे भी। हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन फोर्स है। बगैर फोर्स के मोशन नहीं हो सकता। विदाउट फोर्स देर इज नो मोशन। देखिए, मैं एक एक बिल्कुल छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं,
और प्लीज एक एक चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। तो फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश या पुल which either changes or tends to change state of rest or the uniform motion of body along a straight line। तो फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एफर्ट है, बाहरी एफर्ट है, जो कि पुश की फॉर्म में हो सकता है या पुल की फॉर्म में हो सकता है। वो या तो चेंज कर दे या टेंड्स टू चेंज, यानी चेंज करने की कोशिश करे। क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन। तो चेंज कर, कहीं चेंज कर देगा, कहीं हो सकता है हाँ ये चेंज नहीं करेगा। मान लीजिए एक ट्रक खड़ा है, ठीक है, सब इसको एक छोटा सा बच्चा जो है वो धक्का अगर दे रहा है तो वहां मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा फोर्स लग रहा है। लेकिन हाँ, वो आप इसको कहेंगे टेंडिंग टू चेंज, यानी कोशिश हो रही है। लेकिन अगर 8-10 लोग मिलके इसे धक्का देंगे तो मूव करने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, यानी चेंज करने की कोशिश करता है फोर्स, जो कि एक एक्सटर्नल एफर्ट है। अब फोर्सेस को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं ब्रॉडली। एक है हमारे कांटेक्ट फोर्सेस और एक है हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसा कि नाम से आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कांटेक्ट फोर्सेस वो हैं कि जब चीजें कांटेक्ट में आती हैं तब वो फोर्स लगते हैं। बिल्कुल सही। ये दे कम इनटू फोर्स ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट। जब फिजिकली चीजें कांटेक्ट में आती हैं तो ये फोर्सेस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर मान लीजिए ये कोई रफ सरफेस है, आप इस पे किसी ब्लॉक को, ये ब्लॉक है, इसको इस पर फोर्स लगाएं, धक्का लगाएं, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फिजिकल कांटेक्ट की वजह से आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा ऊपर इस तरह से मूव कर रहा है जिसमें इसकी सरफेस और इसकी सरफेस में कांटेक्ट नहीं है, तो ये नहीं होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि सरफेसेस कांटेक्ट में नहीं है। दूसरा कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है टेंसाइल फोर्स। आप एक रस्सी को खींच रहे हैं पकड़ के, तो कांटेक्ट में है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो होते हैं जहां पर फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं होता लेकिन फिर भी ये फोर्सेस होते हैं। तो बगैर फिजिकल कांटेक्ट के ये फोर्सेस होते हैं। तो ये कौन से फोर्सेस होते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने गेस जरूर कर लिया होगा। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सारे वो फोर्सेस हैं कि जो चीजें कांटेक्ट में नहीं होती हैं फिर भी ये फोर्स होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा होगा, इवन इलेक्ट्रिक फोर्स भी देखा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हम कहीं से भी जंप लगाएं या किसी भी चीज को ऊपर फेंकें तो वो अर्थ के ऊपर ही जाके गिरेगी, क्योंकि अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है। तो ये तो हो गया फोर्स के बारे में। अब बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। देखिए, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में अक्सर ये वर्ड इनर्शिया का इस्तेमाल करते हैं, और ये किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि कोई आदमी अगर बहुत काहिल है, बहुत ही आलसी है और वो काम करता ही नहीं है, बस बैठा रहता है या सोता है, जब तक कि उसे कोई जबरदस्ती या डांट के काम ना कराए, तो कहते हैं क्या यार इसमें बहुत इनर्शिया है, ये करता ही नहीं है, इसको कहते रहो तब भी नहीं करता, जब तक कि कोई जबरदस्ती डांट के काम इससे ना कराए।
इसके अंदर एक क्वालिटी है या इसकी प्रॉपर्टी है, जो भी कहें, वो है इनर्शिया, जो इसे काम करने से रोकती है। ठीक है, तो वो अगर बैठा है तो बैठा ही रहेगा, अगर वो सो रहा है तो फिर वो उठना ही नहीं चाहेगा, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा। तो हम कहते हैं कि भाई इसमें बहुत इनर्शिया है। बिल्कुल उसी तरह से मैटर की वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसकी? मैटर की, जो रेजिस्ट करती है चेंजेस, किसमें? स्टेट ऑफ रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट कहीं पर है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, या अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक यूनिफॉर्म मोशन में है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट को जो चीज चेंज मतलब रेजिस्ट करती है चेंज करने के लिए, या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वहां पर भी उसे कंटिन्यू रखना चाहती है और उसमें कोई भी चेंज नहीं होने देना चाहती है, जब तक के कोई बाहर से फोर्स ना लगे। उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो फिजिक्स में अब आ जाइए। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल दी थी वो तो डे टू डे लाइफ में जो हम लोगों को अक्सर एड्रेस करते हैं कि भाई इनमें बहुत इनर्शिया है। अब ये बात कर रहे हैं हम फिजिक्स की। तो कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को खुद से नहीं बदलेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसको भी नहीं बदलेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। इस प्रॉपर्टी को, जो उसे अपनी स्टेट को बदलने नहीं देती, रेजिस्ट करती है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का? एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि अपनी रेस्ट की स्टेट को खुद से ना बदलना या उसमें चेंजेस ना होने देना। कहते हैं ना, इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। दूसरा, इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर मोशन हो रहा है तो फिर वो होता ही रहेगा जब तक कि कोई फोर्स आके उसे रोके ना। इनेबिलिटी बॉडी की कि अपनी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज करे, तो ये होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है उसको भी चेंज नहीं करना चाहती खुद से। इनेबिलिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, तो खुद से वो नहीं करेगी। तो ये तीन तरह के इनर्शिया हमने डिस्कस करे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसकी हम डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल देते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फ्रूट्स फॉलिंग ऑन शेकिंग ऑफ अ ट्री। अगर आप किसी पेड़ को हिलाते हैं और जब फल पक जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से फ्रूट्स गिरने लगते हैं। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। और कैसे है, देखिए, ये कोई फ्रूट है, ठीक है, और ये आगे जाके डाली पे ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो जब आप पेड़ को हिलाएंगे तो ये डाली भी इधर को मूव करेगी। मान लीजिए पेड़ को आपने इधर हिलाया तो डाली रेस्ट पर है, वो भी रेजिस्ट करेगी लेकिन वो टूटेगी नहीं। लेकिन क्या होगा कि ये फ्रूट जो है ये भी रेजिस्ट करेगा अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट। भाई ये तो रेस्ट पे था और आप इसे मूवमेंट दे रहे हैं। लेकिन होगा क्या कि ये जो छोटी सी स्टेम है, यानी इसकी जो डंडी है, ये इस फ्रूट को इस ट्री से कनेक्ट करे हुए है, तो डंडी की वजह से वो ट्री के साथ मूव करेगा अगर डंडी बहुत मजबूत है। लेकिन क्या होता है कि जब फल पक जाते हैं
तो ये पोर्शन हो जाता है वीक, ये जो डंडी है। बस जैसे ही आप मूव करेंगे और वो रेजिस्ट करेगा फल, और डंडी में इतनी ताकत होगी नहीं कि उसको ले जाए, तो वहीं से डंडी टूट जाती है और फल जो है फिर वो सीधा नीचे आके गिर जाता है। तो ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। क्लियरिंग ऑफ डस्ट ऑन बीटिंग अ हैंगिंग कारपेट। आपने देखा होगा कभी कभी कारपेट है उस पर बहुत ज्यादा डस्ट जम गई है और आप जोर से डंडा मारते हैं तो सब जो है वो डस्ट हवा में आ जाती है। होता क्या है कि मान लीजिए कारपेट है आपका, थोड़ा सा मैंने ये बना दिया, अब इसमें मान लीजिए कि ये डस्ट के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे रेड कलर के। अब ये डस्ट के पार्टिकल इससे ग्लूड तो है नहीं चिपके हुए, तो जैसे ही आप इसको मोशन दोगे, यानी कुछ लकड़ी से मार के, तो क्या होगा, कारपेट इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये रेस्ट पे थे, ये वहीं रहना चाहेंगे, कारपेट के साथ नहीं मूव करना चाहेंगे। अगर इनका बॉन्ड कारपेट के साथ स्ट्रांग नहीं है, यानी ये ग्लूड नहीं है, तो फिर ये यहीं रहेंगे। तो क्या होगा, कारपेट तो यहां मूव कर जाएगी, लेकिन ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये सबके सब वहीं रह जाएंगे इस तरह से। तो ये हम डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं। बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अगर हम कभी गाड़ी में जाते हैं तो हम व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, तो व्हीकल एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके साथ हर चीज जो व्हीकल में है वो उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, हमारी बॉडी भी और गाड़ी की सीट्स भी और जो भी चीजें हैं। लेकिन अगर हम सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा हम हमारी बॉडी आगे को जाती है। उसकी वजह यह है कि अभी बॉडी मूव कर रही थी तो बॉडी मोशन में थी, तो वो उस मोशन में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करेगी, वो चाहेगी कि वो मूव करती रहे, तो वो इसीलिए आगे को जाएगी। अब आपने सीट बेल्ट बांधी हो तो आप रुक जाएंगे। मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा स्पीड पे गाड़ी है और सीट बेल्ट नहीं है, तो इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि आदमी काफी आगे को गिरता है जाके। अब आप पूछेंगे कि ये सीट क्यों नहीं आगे जा रही। सीट भी आगे जाएगी अगर उस वो बोल्टेड नहीं होती गाड़ी से। आपने देखा होगा कि अगर आपने कुछ सामान ऐसी लूज रखा हुआ है और गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाते हैं तो वो सब सामान आगे को जाके गिरेगा। तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरी एग्जाम्पल, अगर कोई पैसेंजर मान लीजिए एक ट्रेन में जा रहा है, तो पैसेंजर भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ट्रेन मूव कर रही है, देखिए यहां पर हमने शो किया है कि मूव कर रही है। पैसेंजर के पास एक बॉल है, बॉल भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। पैसेंजर बॉल ऊपर को फेंकता है, तो क्या होना चाहिए कि ये बॉल ऊपर गया, ट्रेन मूव करके इधर को निकल गई, तो ये बॉल इधर आके गिरना चाहिए यहां पर। लेकिन चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ट्रेन, तो क्या है, उस डायरेक्शन में कोई फोर्स तो है नहीं जो उसके मोशन को जो है वो चेंज करे। तो बॉल ऊपर जाएगी, फिर उसके हाथ में उसी तरह से आ जाएगी, बजाय इसके कि वो पीछे जाके गिरे। एथलीट रनिंग बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। आपने देखा होगा कि जो लोग लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करते हैं, एथलीट्स, उनको देखा होगा जब लॉन्ग जंप करते हुए देखा होगा तो वो काफी दूर से भाग के आते हैं। देखिए क्या होता है, अगर ये एथलीट जो दिखा रखा है, अगर ये दूर से भाग के नहीं आता तो हो सकता है इस पोजीशन से जंप करता तो यहां तक पहुंचता, मतलब ए से जंप करता बी तक अपने एफर्ट से।
लेकिन चूंकि ये भाग के आ रहा है तो इसकी बॉडी मूव कर रही है, तो इसकी बॉडी उस मोशन को कंटिन्यू रखेगी। प्लस ये भाग के आके जब ए पर एफर्ट लगाएगा, एक तो बॉडी खुद उस मोशन को कंटिन्यू रखेगी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, और एक इसका एफर्ट तो बी के बजाय ये यहां मान लीजिए बी डैश के ऊपर आके लैंड करेगा। तो ये है एग्जांपल्स इनर्शिया ऑफ मोशन की। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। मड फ्लाइंग टेंजेंशियली ऑन सरफेस ऑफ टायर। आपने देखा होगा कि अगर आप अपनी बाइक को जो मिट्टी या कीचड़ में है उसमें रेस दे दें और पहिया घूमने लगे तो मड इस तरह से जाती है। उसकी वजह क्या है कि जब आपका व्हील जो है वो मान लीजिए इस तरह से घूम रहा है और व्हील के ऊपर डस्ट इसके पार्टिकल्स हैं, डस्ट के ये हैं, वो भी घूम रहे हैं। अच्छा, वो तो कोई बॉन्डेड तो है नहीं, चिपके हुए तो है नहीं। तो मान लीजिए इस जगह पर जब आपका व्हील है तो व्हील की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो यानी ये होती है टेंजेंशियल। तो यहां ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। तो व्हील तो चूंकि आप उसे मूव कर रहे हो वो घूमता रहेगा एक एंगुलर वेलोसिटी पे, लेकिन जो चीज उससे चिपकी हुई नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, वो इस मोशन को कंटिन्यू करेगी, तो वो इसी डायरेक्शन के अंदर आगे चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने फायरवर्क्स में चक्रगिरनी है, चकई कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब ये घूमती है इससे जो छोटी छोटी चिंगारियां निकलती है, तो अब जब ये घूम रही है तो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। यहां पर मान लीजिए ये इसके टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में, इस जगह तो जब ये चिंगारी इससे अलग हो जाएगी तो वो इसी डायरेक्शन को मेंटेन करेगी। तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या आपने अक्सर देखा होगा कि आप एक कार में जा रहे हैं, ऊपर आपने एक सूटकेस रख दिया और सूटकेस को आपने रस्सी या किसी चीज से नहीं बांधा है, एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं और अगर आपने सूटकेस को बांधा हुआ नहीं ठीक से तो ये आगे जाके गिरेगा। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है और इनर्शिया ऑफ मोशन भी है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो उसे कंटिन्यू रखेगा, और डायरेक्शन को भी, तो ये सीधा आगे जाके गिरेगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, और ये आप लोगों को मेजॉरिटी को बाय हार्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूं ताकि कोई चीज रह ना जाए, और मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीज पे ध्यान दें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सर्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। यानी कोई भी चीज अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर मोशन यूनिफॉर्म कर रही है तो वो करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके ये चीज को ना बदले, जब तक ये चीज ऐसे ही रहेगी। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट पर है यानी उसकी वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या है, फोर्सेस इस पर बैलेंस्ड है, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो नेट फोर्स 0 है। जैसे मान लीजिए इसकी एग्जांपल दो, आप सोचेंगे कि कैसे, एक ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे, रेस्ट पर है, वेलोसिटी इसकी 0 है, लेकिन फोर्स इस पे लग रहा है, इसका वेट है, तो ये अर्थ को प्रेस कर रहा है किसी फोर्स से, अर्थ इस पे एक रिएक्शन डाल रही है, आर
ये वेट से अपने प्रेस कर रहा है, और इसका ये वेट mg काम कर रहा है नीचे। अब क्या है, अगर आप इस ब्लॉक को अलग ले लें तो एक इस पर अर्थ का रिएक्शन है इस डायरेक्शन में, और एक इसका वेट है mg। r बराबर mg है, तो फोर्सेस बैलेंस्ड है। ठीक है, फोर्सेस बैलेंस्ड है, वेलोसिटी जीरो है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन जब ही होगा जब कुछ रिजल्टेंट फोर्स एक डायरेक्शन में बचेगा, कुछ ना कुछ, वो तो है नहीं। तो नेट फोर्स इस पर जीरो है, फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो फोर्सेस बैलेंस्ड है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये रेस्ट पे रहेगी। अगर बॉडी मोशन में है, यानी वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं है, मूव कर रही है, और फोर्सेस बैलेंस्ड है, यानी कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन उस पर नहीं काम कर रहा है, एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब क्या है, जब कोई नेट फोर्स नहीं है, फोर्सेस बैलेंस है, तो एक्सेलरेशन इस पे जीरो है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो फिर उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, आप मान लीजिए अगर कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, आपने उसे क्या दिया, वेलोसिटी, आपने उसे वेलोसिटी दे दी। अब वो उसी वेलोसिटी को मेंटेन करना चाहिए, स्टेट को चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब आप ऊपर फेंकेंगे तो एक फोर्स काम करने लगता है नेट इस डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी, ये उसकी वेलोसिटी को कम करना शुरू कर देता है। अगर ये नहीं होगा ग्रेविटी, और मान लीजिए एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, तो वो सीधी मूव करती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया हो। अब एक चीज आती है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, हो सकता है आप लोगों ने ये ना पढ़ा हो, लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ा ही होगा सब लोगों ने। लीनियर मोमेंटम कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर कोई चीज किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस वेलोसिटी को अगर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं लीनियर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यानी एक लाइन में। यहाँ दूसरा भी मोमेंटम होता है एंगुलर, इसलिए देखिए ये लीनियर लिखा हुआ है यहाँ पर, इस टर्म पे गौर करिएगा, लीनियर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है। इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं मास इन मोशन। ठीक है, एक मास है जो मोशन में है। ठीक, अक्सर देखिए हम लोग कहते हैं, अब आपको एग्जाम्पल देता हूं, ये आपके एक वॉल है। ठीक, ये वॉल है, एक बॉल है जो मान लीजिए एक 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से इससे टकराती है वॉल से, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा छोटा छोटा मोटा एक स्क्रैच मार देगी, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, वॉल बहुत मजबूत है। जबकि ये 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से आ रही है। लेकिन अगर यहां पर एक ट्रक जो है, जो कि सिर्फ एक 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से भी आके वॉल से टकरा जाए, तो क्या होगा, वॉल को गिरा सकता है, मेजोरिटी ऑफ केसेस में वॉल गिर जाएगी। तो क्यों, जबकि यहां पर जो है बॉल, बॉल तो वॉल को गिरा नहीं सका, वेलोसिटी तो उसमें बहुत ज्यादा थी 90, जबकि ट्रक की वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है, फिर भी इसने गिरा दिया। अब हम यहाँ कहते हैं कि नहीं, ट्रक जो के केस में मोमेंटम बहुत ज्यादा है, यानी मास और वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज आती है मोमेंटम,
तो चूंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो वहां दीवार टूट गई। तो मोमेंटम डिफाइन है, तो हम डिनोट करते हैं P से, M इंटू वी, इसको डिनोट करते हैं P से। अच्छा, वेलोसिटी है वेक्टर, तो ये यहां वेक्टर लगाएंगे। और मास क्या है? स्केलर। स्केलर जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा वेक्टर, तो ये मोमेंटम जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका जो यूनिट है MLT -1 होता है। क्यों? ये हमने आपको वेक्टर्स एंड स्केलर्स के टाइम भी ये चीज